औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भारत को क्या पैगाम दिया गया है, ना सिर्फ भारत जो इंटरनेशनल या आलमी बरादरी है उसे क्या मैसेज दिया गया है, और विद इन द कंट्री जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनके हवाले से भी जो है वो बहुत सारी वजाहत या पोजीशन को DGISPR ने जो है वो क्लियर किया है। ख़ास तौर पर भारत के हवाले से DGISPR ने भारत को ये पैगाम दिया है कि किसी खुशफहमी में ना रहे। कश्मीर के लिए पाकिस्तान आखिरी हद तक जाएगा, आखिरी गोली तक और आखिरी सांस तक जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कश्मीर के लिए लड़ेगी और कश्मीर के साथ खड़ी रहेगी। नाज़रीन, इस वीडियो में जहां हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो 16 अहम पॉइंट्स थे उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो गैस डेवलपमेंट सरचार्ज के हवाले से, सेस के हवाले से जो ऑर्डिनेंस वापस लिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात के ऊपर, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा फेक अकाउंट के मामले में जो एक बड़ी प्ली बारगेन हुई है, एक बड़ी रकम जो खजाने में आई है, उस पर भी थोड़ी बहुत हम इस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे अगर हमारी ये वीडियो तवील ना हुई। तो सबसे पहले DGISPR ने जो पॉइंट दिया है, जो वाज़े कर दिया है भारत के ऊपर कि एटमी हथियारों पर पहल करने के मामले के ऊपर पाकिस्तान की भी कोई पॉलिसी नहीं है। यानी ये कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, रियासत पाकिस्तान की जानिब से भारत को ये पैगाम दे दिया गया है कि एटमी हथियार इस्तेमाल करने में पहल के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। और अगर पाकिस्तान को किसी जगह के ऊपर कश्मीर के इशू को लेकर अगर सूरत हाल इसी तरह से बिगड़ती रही और भारत की जानिब से वहाँ पर नस्ल कुशी की जाती रही कश्मीरियों की, वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान इसी तरह से रकम की जाती रही और भारत ने कोई दस्तंदाजी करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान जो है वो एटमी हथियार इस्तेमाल करने में पहल कर सकता है। ये भारत के लिए भी पैगाम था और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो पैगाम था। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था, भारत जहाँ बार बार ये कहता है कि ये कश्मीर जो है उनका इंटरनल मैटर है, तो उन्होंने वाज़े किया कि ये आलमी सतह के ऊपर तस्लीम शुदा जो है वो मुतनाज़ा इशू है। और अब जो सलामती कौंसिल का, जो सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हुआ है, उसमें भी इस बात को जो है वो एडमिट कर लिया गया है कि कश्मीर पाकिस्तान का और भारत का दो तरफा इशू है, ये सिर्फ भारत का इंटरनल मामला नहीं है। और जो लोग, तीसरा जो पॉइंट है, जो लोग ये बात करते हैं कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज या हुकूमत पाकिस्तान सौदेबाजी कर रखी है और ये जो बयानात दिए जा रहे हैं महज दिखावा है, इसके ऊपर आसिफ गफूर साहब ने ये कहा है, मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ये कहा है कि कश्मीर के ऊपर सौदेबाजी को सोचा तक नहीं जा सकता। कश्मीर के हवाले से उनका ये भी कहना था कि कश्मीर के ऊपर ना किसी किस्म की सौदेबाजी हो सकती है। कश्मीर के ऊपर अगर कोई सौदा होगा तो पाक फौज के जो जवान हैं उनकी लाशों से, उनके जनाजों से गुजर कर ही सौदा हो सकता है। और उनकी ये बात किसी तरह से भी जो है वो झुटलाई नहीं जा सकती, क्योंकि अगर कश्मीर के ऊपर सौदेबाजी होती है तो भारत जो पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे प्लान करता है, पाकिस्तान को बंजर बनाने के लिए पाकिस्तान का पानी रोक लेता है, तो जब कश्मीर के ऊपर कोई सौदेबाजी होगी तो समझ लें कि पाकिस्तान जो है वो सफ़ा हस्ती पे रहना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो जाएगा और पाकिस्तान जहां हरे भरे खेत हैं वहां पर आपको जो है वो रेगिस्तान नज़र आएंगे। चौथा जो पॉइंट था उनका ये था कि भारत ने जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। जो कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है और वहाँ पर जो जेनोसाइड जो है और जो कश्मीर की जो डेमोग्राफी भारत चेंज करना चाहता है, इस मसले को हर जो फोरम है वहाँ पर उठाया जाएगा। और अब क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल इशू के ऊपर फ्लैश हो चुका है, अब इसकी हर सतह के ऊपर जो है इसको परसू किया जाएगा, इसे जो है वो फॉलो किया जाएगा। और ये भी वाज़ेह किया अपने 5वें पॉइंट में
کہ کوئی بھی کشمیر کے حوالے سے ایسا فیصلہ قبول نہیں ہوگا جو کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے منافی ہوگا. اور حق خود ارادیت کشمیریوں کو حق ہے کہ وہ چاہے پاکستان کے ساتھ شامل ہوں, چاہے بھارت کے ساتھ شامل ہوں, چاہے وہ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اس سے ہٹ کر کشمیری جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا جو کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے منافی ہوگا. چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے مفادات ضرور بھارت کے ساتھ ہوں گے, ان کے مفادات دیگر ممالک کے ساتھ ہوں گے, لیکن پاکستان کا جغرافیہ ایسا ہے کہ پاکستان کو کسی صورت جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور عالمی طاقتوں کے جو مفادات ہیں وہ کسی طرح سے پورے نہیں ہوں گے اگر پاکستان کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور مسئلہ کشمیر کو اگر جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے. ساتواں پوائنٹ یہ تھا کہ جب وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آئے, انہوں نے وزارت عظمیٰ سنبھالی تو ان کی جانب سے مذاکرات کی پیش کی گئی, لیکن اس مذاکرات کی پیشکش کے نتیجے میں بھارت نے اپنے لوگوں کو ٹیبل پر بھیجنے کی بجائے, مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کی بجائے اپنے جہاز پاکستان میں بھجوائے, پلوامہ کا بہانہ بنا کر بالا کوٹ پر حملہ کیا, اور پھر پاکستان نے اس کا جس طرح سے رسپونڈ دیا, بھارت کو اسے کسی صورت جو ہے وہ ان موجودہ حالات کے اندر جو ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے, اسے اپنے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ پاکستان جب رسپونڈ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. پھر ابھینندن جہاز پر بیٹھ کر پاکستان میں بھی آتا ہے, تھپڑ کھا کے بھی جاتا ہے, پاکستان کی چائے پی کے بھی جاتا ہے, اس کی تعریف بھی کرتا ہے. آٹھواں جو پوائنٹ تھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے کہا گیا کہ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جہاں پاکستان کو معاشی مسائل ہیں تو اس معاشی مسائل کی آڑ میں پاکستان کے اوپر وہ اپنا ایجنڈا یا اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے, کشمیریوں کے اوپر اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے, تو یہ واضح کر دیا گیا کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ معیشت سے نہیں لڑی جاتی, جنگیں جو ہیں وہ آلات کے ساتھ نہیں لڑی جاتی, بلکہ جنگیں جو ہیں وہ جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. اور پاک فوج کا اور پاکستان کی عوام کا جذبہ ہمیشہ سے جو ہے وہ کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوا جب بھی اس قسم کی ٹینشن پاکستان اور بھارت کے مابین ہوئی ہے. نواں جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا, ان سے سوال کیا گیا تھا کہ شیخ رشید کا جو بیانات آئے کہ پاکستان کے پاس بڑے چھوٹے چھوٹے ہتھیار بھی ہیں اور اس سے اتنی تباہی ہو سکتی ہے اور اتنے جوہری آلات بھی ہیں, اس پر انہوں نے کہا کہ جو ایٹمی ہتھیاروں کی جو بات ہے وہ جلسے جلوسوں میں نہیں کی جاتی, کہاں پر یہ ہتھیار استعمال ہونے ہیں, کون سا ہتھیار استعمال ہونا ہے, کون کا سا ٹیکٹکس استعمال کیا جانا ہے, یہ ایک جنگی حکمت عملی ہوتی ہے اور جلسے جلوسوں میں اس پر بات نہیں ہوتی. اور جو 10واں پوائنٹ تھا ان کا یہ کہنا تھا یوٹیوبرز کے حوالے سے, جو یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ آرمی چیف کی توسیع ہونے کے بعد 125 جو فوجی افسران ہیں, جو اعلیٰ فوجی افسران ہیں, ان کی پروموشنز رک گئی ہیں, تو اس کی بھی انہوں نے بھرپور انداز میں نفی کی ہے. اور یہ بھی ان سے یہ کہا ہے, آپ درخواست کہہ لیں یا انہیں میسج دیا ہے کہ آپ جو دفاع کے معاملات ہیں, ملکی مفاد کے معاملات ہیں, اور اس وقت جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن چل رہی ہے تو اس قسم کی افواہیں نہ پھیلائی جائیں, جھوٹی خبریں نہ پھیلائی جائیں, جس سے عوام کے اندر فوج جو کہ اب ایک فرنٹ لائن کے اوپر کھڑی ہے جب ان کے انڈیا کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے, تو اس کے بارے میں غلط تاثر نہیں جانا چاہیے. ان کا جو 11واں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا, افغان عمل میں بھی پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ افغان پروسیس کے اندر پاکستان کو موجود ہے, لیکن بھارت نے جس نے اتنی انویسٹمنٹ افغان میں کی تھی اسے باہر کر دیا گیا ہے. اور 12ویں پوائنٹ پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کے حوالے سے, تعلق قائم کرنے کے حوالے سے بھی غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان اپنے جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ ڈپلومیٹک وہ کریٹ کرے, وہ پیدا کرے یا اس کے ساتھ قائم کرے, تو اس قسم کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. اسرائیل فلسطین کے اندر کیا کر رہا ہے یہ بھی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح کیا. 13واں پوائنٹ ان کا کلبھوشن کے حوالے سے تھا کہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ تھا اس پر کمپلائی بھی کیا اور بھارت کو کونسلر رسائی دی. 5 شرائط رکھیں, پہلے بھارت ان شرائط سے بھاگا لیکن پھر انہیں پاکستان کی شرائط کے اوپر آنا پڑا اور اسے کونسلر رسائی ملی. اور اس کے اندر یہ بھی پیغام تھا کہ بھارت اب جو مذاکرات کی ٹیبل سے پاکستان سے بھاگ رہا ہے
इसे एक दिन फिर इसी तरह से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा। और 14वें पॉइंट में उसामा बिन लादेन के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने सबसे पहले उसकी जो लोकेशन थी वो ट्रेस करके अमेरिका के साथ शेयर की थी, लेकिन अमेरिका ने जॉइंट ऑपरेशन करने की बजाय जो है वो इंडिविजुअल या अपना इंडिपेंडेंट जो है वो ऑपरेशन करना मुनासिब समझा, लेकिन जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी वो पाकिस्तान की जानिब से दी गई थी। 15वां उनका पॉइंट ये था कि कश्मीर की सूरत हाल अगर बेहतर नहीं होती तो जंग भी हो सकती है, मामला जंग तक जा सकते हैं। भारत ने लूज बॉल कराई है कश्मीर के मामले के ऊपर, इस पर छक्का भी लग सकता है और कश्मीर की सूरत हाल अगर बेहतर ना हुई तो जंग हो सकती है। और एक इशारा ये भी दिया गया कि बहुत सी या कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो नागुज़ीर होती हैं, और अगर कश्मीर के ऊपर मामला सेटल ना हुए, भारत ने अपने इक़दामात वापस ना लिए, तो शायद ये जंग पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये तो थे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 16 पॉइंट जो हमने आपको बताए। एक आध शायद मैं बीच में किसी और पॉइंट में शामिल कर गया हूं तो उसके लिए माजरत खा हूं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, जिसके बाद सनतकारों को खास तौर पर जो फर्टिलाइज़र का शोबा है 208 अरब रुपए माफ़ कर दिए थे। काफ़ी तनकीद हुई मीडिया के ऊपर, कल भी काबीना ये मामला उठाया गया, इस पर एतराज़ात हुए। वज़ीर आज़म ने अपने काबीना के मेंबरान से कहा कि आप इसके ऊपर आवाम को जो है वो दोबारा से डिब्रीफ करें, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आवाम तक सही तरह नहीं पहुंची। लेकिन आज जो है वो अचानक ये फैसला कर लिया गया कि ये ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया। अब इस केस को अदालतों में लड़ने का जो है वो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया था। और दानिश्वर ये कह रहे थे कि ये जो इक़दाम ऑर्डिनेंस जारी करके उठाया गया है, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए जो है वो करप्शन का बहुत बड़ा मुकदमा बन सकता है। तो एक आज विजनरी फैसला किया गया, ये ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया, एक यू टर्न लिया गया। लेकिन जो यू टर्न दरकार है पंजाब के हवाले से उस्मान बुज़दार को तब्दील करने के हवाले से, वहाँ पर भी इमरान खान जो है वो रिलक्टेंट दिखाई देते हैं। सलाहुद्दीन का वाक़या पेश आया, रहीम यार खान में पुलिस की हिरासत में उसे मार दिया गया, उस बेचारे की जान ले लेगी इस पर तशद्दुद करके। और उसके बाद सिर्फ वो नहीं, 3 दिन के अंदर 3 मुल्ज़मान जो कि छोटे छोटे जुराइम में पकड़े गए थे, मुसलसल 3 दिनों में पुलिस की हिरासत में गिरफ्तार हुए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से यहाँ से बिनती होगी, रिक्वेस्ट होगी कि एक यू टर्न उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस के मामले के ऊपर भी ले लें। वो किसी तरह से भी वज़ीर आला पंजाब लगता नहीं है, पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है, और अगर आपने इस मामले के ऊपर कोई फैसला ना किया तो हो सकता है कि आपको आइंदा इलेक्शन में सबसे बड़ा सूबा डिसाइड करता है, फैसला कौन किरदार अदा करता है कि वफाक में किसकी हुकूमत होगी, तो शायद आपके हाथ से चला जाए। बाकी बात करेंगे 10 अरब रुपए की प्ली बार्गेन जैली बैंक अकाउंट केस में अनवर मजीद ने कर ली है, उनके साथ 7 मुल्ज़मान भी शामिल हैं। और 10 अरब रुपए देने का जो है वो की जो प्ली बार्गेन थी चेयरमैन नैब ने मंजूर कर ली है। ये पैसा पाकिस्तान के खजाने में जमा होगा और 260 एकड़ जो अराजी है वो भी नैब के सपोर्ट करने की जो है वो हामी भर ली गई है। इस हवाले से जो कागजी कार्रवाई है वो भी पूरी हो गई है। आज एहतसाब अदालत में मरियम नवाज को पेश किया गया, उनका 14 रोज़ का जो फिजिकल रिमांड था वो नैब को दिया गया है। और अब इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बता देते हैं कि जो आशियाना का जो स्कैंडल है, जिसे पैरागॉन स्कैंडल भी कहा जाता है, उसमें जो ख्वाजा बरादरान हैं उनके ऊपर महीनों गुजरने के बाद फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, यानी कि उनके ऊपर कौन से इल्ज़ामात हैं वो चार्जशीट आज पढ़कर सुनाई गई है। लेकिन ख्वाजा बरादरान की जानिब से उस चार्जशीट की जो सेहत है उससे इनकार किया गया है और कहा गया है कि वो इन इल्ज़ामात के ऊपर अपना भरपूर दिफा करेंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।